नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज मैं आपके सामने झारखंड की बात को लेकर के आया हूँ। झारखंड की बातों में मैं कुछ बीती बातों को करूंगा, कुछ वर्तमान और कुछ फ्यूचर की बातों को मैं रखूंगा। तो बीती बातों में मैं करूंगा कि किस तरह से अभी जो बीजेपी यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव अपनी किन गलतियों की वजह से हारी और राज्यसभा चुनाव को लेकर के क्या होड़ मची हुई है। दूसरी तरफ पराभव की सोचने वाली बीजेपी की जेएमएम का पराभव होगा, लेकिन इसमें जेएमएम का उदय क्यों हुआ और उसके पीछे की क्या वजह रही, कितनी गलती बीजेपी की थी और कितना ब्रेन लगा था जेएमएम को आगे बढ़ाने में हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लोगों का। और अंत में जेएमएम के 13वें महाअधिवेशन की बात जो कल समाप्त हुआ। तो मैं शुरू करता हूं कि जैसे बीजेपी के महेश पोद्दार, मुख्तार अब्बास नकवी, कांग्रेस की तरफ से अगर सुबोध कांत सहाय कर लें या फिर डॉक्टर अजय कुमार जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, सांसद जो पूर्व सांसद फुरकान अंसारी या राजेश ठाकुर, ये सभी लोग राज्यसभा की दौड़ में हैं। लेकिन राज्यसभा की दौड़ में ये लोग हैं जरूर, अभी तक इसमें कहीं भी आप जेएमएम के किसी भी प्रत्याशी का नाम नहीं सुनेंगे, क्योंकि जेएमएम ने अभी तक पत्ता नहीं खोला है, जबकि सारा कंट्रोल जेएमएम के हाथ में है, इंडिया गठबंधन के झारखंड में खास करके। जब वो पत्ता खुलेगा तब कौन से लोग निखरेंगे और कौन से लोग बिखरेंगे कहना भी मुश्किल है। अब रही बात की, उसके बाद हम बात करते हैं कि जिस तरह से उदय हुआ, शिबू सोरेन की जो लगन थी, मेहनत थी, और दुर्गा सोरेन की जो दबंगाई थी, हेमंत की जो चातुर्यता थी, मेहनत थी, राजनीतिक कौशल था और उनकी परिपक्वता थी, जिसकी वजह से आज जो जेएमएम है वो पूरे देश के लिए एक बहुत नजीर बन गई है कि इतने विरोध के बाद भी वो अपने आप को कैसे सस्टेन कर रही है। और उसी वजह से यहाँ पर जो कल्पना सोरेन जो संकट मोचन के रूप में उभरी इस बीच में, उनकी भी बात करेंगे। पहले कहते हैं कि 42 वर्ष पहले यहाँ जेएमएम का महाअधिवेशन हुआ था और जिसमें वह पारित हुआ था कि झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए एकीकृत बिहार से। और उसके बाद 1973 में ये पहला स्थापना दिवस जब मना था, उस समय कड़ाके की ठंड में जेएमएम का इतना बोलबाला था, लोग इतने जेएमएम के फॉलोअर्स बढ़ गए थे कि वो लोग न धूप देते थे, न दिन न रात, वो कड़कती ठंड में, कड़कड़ाती धूप में हर समय वो जेएमएम के रैली में आने को आतुर रहते थे। और यह एक पूरी तरह से हेमंत सोरेन ने एक समा बांध दिया और चुनावी प्रबंधन का उन्होंने एक नजारा पेश किया। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके सबसे बड़े दो दिग्गज मोदी और शाह को 2 बार हेमंत सोरेन ने मात दी। ये उनके कुशल प्रबंधन और अच्छी सोच और चुनावी रणनीति का नमूना है। यह युवा तुर्क हेमंत सोरेन के बारे में अगर बात करें तो युवा तुर्क राजनीतिक योद्धा कर्ण और अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घिरा जरूर, लेकिन वो मारा नहीं गया। अब बात करते हैं कि बीजेपी ने कौन सी गलतियां कि जैसे बीजेपी ने अति उत्साह में, यहाँ पर उन्हें मालूम था कि ये बात एंटी इनकम्बेंसी होगी, जेएमएम हार जाएगी, वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने 2 फॉरेन एलिमेंट्स कह लें, एक तो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को यहाँ पर उतार दिया, फिर दूसरी तरफ वो केंद्रीय मंत्री जो थे, सांसद, उन्हें भी उतारा यहाँ पर। और यह दोनों को भेजना ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि यहाँ जो भी आदिवासी नेता थे वो हाशिए पे चले गए, जो यहाँ के लोकल फ्लेवर को, लोकल इन्फ्लुएंस को समझते थे, जिनकी अपनी जमीन पे पकड़ थी। और ये जो 2 बाहर से लोग आए थे, इनके चारों तरफ चाटुकारिताओं का मतलब विषाद बिछ गया था, और जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी तरह ये विफल रहे और उसके लिए वरदान साबित हो गया या जेएमएम के लिए। और सबसे अहम बात यह रही कि राजनीतिक में आर पार और राजनीतिक रण में घुसने के लिए जब जिस तरह से यहाँ पर ईडी का ऑपरेशन हुआ, ईडी के ऑपरेशन होने के बाद उन्होंने हेमंत को जेल जानी पड़ी, जिसमें यह भी बात जेएमएम फैलाने में काफी सक्षम थी और काफी उन्होंने सफलता हासिल की कि बाबूलाल मरांडी के वजह से, बीजेपी की वजह से ये पूरी राजनीतिक मनगढ़ंत आरोपों के तहत हेमंत को जेल भेजा गया। और उसमें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का जो ट्वीट आ जाता था, वो
यूं कह लें कि इनको एक लाइफ लाइन मिल जाता था जेएमएम के लोगों को, इन्हें कैसे मालूम। यानी कि ये सारी चीजें वो बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही, रची जा रही हैं और लोगों को कन्विंस करने में ये लोग काफी यूं कह लें कि हद तक सफल रहे। और लेकिन जेएमएम के इनके जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन ने बागडोर जरूर थामी। चंपाई सोरेन बागडोर थामी, उसी बीच में उदय हुआ घर की दहलीज से बाहर निकल करके सामने आने वाली एक तीक्ष्ण बुद्धि नारी शक्ति था जिसका उदय हुआ और वह पूरी तरह से राजनीतिक अपरिपक्वता के साथ देश के सारे राजनीतिक और राजनीतिज्ञों के साथ परिपक्व और अनुभवी राजनीतिज्ञों के साथ अपने राज्य की बागडोर संभाल करके और उन लोगों से कंधा मिला से कदम मिला करके इंडी गठबंधन में रांची से लेके दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, नागपुर, हर जगह पर उन्होंने अपने राज्य का परचम लहराया। वो थी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, जिसकी परिकल्पना ना ही विपक्ष ने किया था, ना इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गजों ने की थी कि इस तरह से वो निखर करके आएंगी। वो हर जगह सोनिया पर और केजरीवाल की पत्नी पर भी भारी पड़ती नजर आई और सीता सोरेन, चंपाई सोरेन का बीजेपी में आना ये बीजेपी के लिए फायदा कम नुकसान ज्यादा कर गया। और बीजेपी के लिए ये इसलिए नुकसान कर गया क्योंकि दोनों के आने के बाद लोगों में एक गलतफहमी पैदा हो गई कि इन्होंने हेमंत के जेल जाने के बाद उन्हें छोड़कर आ गया। आदिवासियों में भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज्यादा होता है। अब दूसरी गलती की बात कहें तो हेमंत बिश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, इन लोगों के आने के बाद यहाँ पर जो आदिवासी मूल के लोग थे या फिर जो बीजेपी के कैडर थे, जिनकी वजह से ये पार्टी बहुत सशक्त थी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, मेरी बातचीत होती रहती थी कई कार्यकर्ताओं से, वो अपने आप को हाशिए पर महसूस करते थे कि वो चले गए। चाटुकारों से वो लोग काफी घिर गए थे और इसमें जो एक वहम फैला, एक गलतफहमी फैली, एक अफवाह आया कि पैसे का काफी बोलबाला है टिकट के बंटवारे में, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। वैसे मुझे कई ऐसे कार्यकर्ता दिखे जो अपने क्षेत्र में 10-15 वर्षों से काम कर रहे हैं, दिन रात अपनी बड़ी बड़ी क्लास पर नौकरी छोड़ करके आके, लेकिन वो भी हाशिए पर चले गए। इससे ये लगा कि जात पात, परिवारवाद और पैसे का बोलबाला रहा। ऐसी एक अफवाह फैली या हकीकत भी हो सकती है जिसका नुकसान इन्हें काफी उठाना पड़ा। अब इन तमाम नुकसानों के बीच में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि झारखंड सरकार पूरी तरह से स्वच्छ थी, गलतफहमी के शिकार हुए लोग या ईडी ने किया। तो जो यहाँ पर भी कुछ अराजकताएं थी, भ्रष्टाचार था और इसमें स्वयं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हेमंत जी भी थे और उसका जमीन का विवाद था, ट्रांसफर पोस्टिंग का विवाद था और कई ऐसे सरकारी मामले थे जिसमें सरकार पूरी तरह संलिप्त थी। लेकिन बीजेपी के तरफ से पूर्व के जी भी प्रदेश अध्यक्ष थे और जो वर्तमान में थे, इन लोगों ने कभी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी नहीं की और खुल के सड़क पर नहीं उतरे, जबकि राजनीति में सड़क और संसद दो ही जगह है जहां फैसला करते हैं ज्यादातर। और बीजेपी ने इसी बीच में बांग्लादेशियों का वो मामला ले आए और इधर हेमंत सोरेन मैया सम्मान योजना का मामला ले आए। तो मैया सम्मान योजना में मैया ने इनकी सम्मान को तो बचा लिया हेमंत का, लेकिन बीजेपी का जो था बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमानों का मामला वो फ्लॉप साबित हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी को काफी निराशा हाथ लगी और बीजेपी ने टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको कहता है ना, वो ले लिया था। और हेमंत का जो ये तमाम योजनाओं की स्वीकृति देना, सबों को साथ लेकर चलना और ये अंदर से भले ही आर्थिक रूप से सरकार खोखली होती जा रही थी, लेकिन आम लोगों को ये तमाम चीजों से मतलब नहीं, उनको सीधे अपने फायदे से मतलब होते हैं। चाहे गैस सिलेंडर का दाम कम हो जाए, मैया सम्मान योजना मिल जाए और इसमें खास करके मुस्लिम समाज और आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महिलाओं ने तो दिल खोल कर वोट दिया, जिसकी वजह से एक बार पुनः ये 56 की सरकार लौट करके वापस आ गई। और इस बार जो हेमंत सोरेन ने 13वें महाधिवेशन की जो आगाज किया 2 दिन पहले, और उस आगाज में इन्होंने ये दिखा दिया कि वो विपक्ष को, गठबंधन के अपने दल को, साथियों को, सबको साधने के साथ साथ अपनी शक्ति प्रदर्शन भी की और अपने पार्टी को पूरी तरह से रिफॉर्म किया। और रिफॉर्म करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जो झारखंड में ही रांची की राजधानी में
आप खेल गांव है जो नेशनल स्टेडियम है, उसमें 2 दिवसीय प्रारंभ हुआ जेबीएम का यह अधिवेशन। उसमें 16 सूत्री प्रस्ताव लाए गए और उन्हें पारित किया गया। 16 सूत्री प्रस्ताव में इन्होंने वक्फ बोर्ड और परिसीमन का विरोध किया है इसमें, क्योंकि परिसीमन के मामले को आप समझ लें। यदि परिसीमन का मामला जो 2026 में आने वाला है, अगर परिसीमन होता है तो सीटों की संख्या बढ़ेगी और SC/ST की सीटें घटेंगी। आदिवासियों का जो इसमें भागीदारी है वो कम हो जाएगा, आदिवासी नेताओं का, SC/ST का। इसीलिए इसका लोग विरोध करना अभी से ही प्रारंभ कर रहे हैं। और यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए और राष्ट्रीय फलक पे संगठन का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली में समन्वय और संपर्क ऑफिस खोलने का भी निर्णय लिया कि दिल्ली में कार्यालय जरूर होना चाहिए। भैया, राष्ट्रीय स्तर पे जाना है तो दिल्ली में कार्यालय जरूर होना चाहिए। इसके अलावा कई राज्य में जो अगल बगल के राज्य हैं, दूर दराज के राज्य हैं, आप कह रहे हैं उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, महाराष्ट्र, असम, जम्मू कश्मीर, इन सभी जगहों पे ऑलरेडी इनके कैंडिडेट्स पहले से थोड़े बहुत लड़ते थे, लेकिन अब उन जगहों पर ये अपना वर्चस्व बनाना चाह रहे हैं। वहां अस्थायी तौर पर जो राजकीय स्तर कार्यालय खोलना चाह रहे थे। अब उन्होंने ये भी प्रस्ताव पास किया कि स्थानीय नीति और सरना को ST के 28%, SC को 14% और OBC को 27% आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि 69% आरक्षण दी जाएगी सरकारी नौकरी में, और निजी क्षेत्रों में 75% तक स्थानीय लोगों का आरक्षण दिया जाएगा। और तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को 75% निजी संस्थानों में भी आरक्षण दिया जाएगा। 1932 के सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति लागू की जाएगी। और अगर बात करें तो इन तमाम रिफॉर्म में कल्पना सोरेन को कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में जो राज्यसभा के चुनाव होंगे तो हो सकता है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करने के लिए कल्पना सोरेन को दिल्ली में राज्यसभा भेजा जा सकता है। और जो तमाम संगठन बने हैं, अभी केंद्रीय संगठन बने हैं, उसमें मुस्लिम और आदिवासियों की भागीदारी थोड़ी कम रही है, जिसका विरोध अभी होना शुरू हो गया है। यूं कहते हैं ना कि अहम मुद्दा यह है कि अभी दिशोम गुरु सिबुन सोरेन को यहाँ के संस्थापक के रूप में स्थापित करके और केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन को यहाँ पर सुशोभित किया गया है। अब पूरे पार्टी की बागडोर उनके हाथ में रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि हम जो हालात पैदा हुए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो सरकार है और सरकार के अंदर जो परिस्थिति है, मैया सम्मान योजना की परिस्थिति हो या फिर बजट की बात हो या फिर व्यवसायियों की बात हो या फिर जो बालू के ठेके की बात हो या कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी हैं, उन सभी चीजों पे यूं कह के फंड की कमी है और बहुत लोगों का पैसा अटका हुआ है। राज्य सरकार आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी सी बैकफुट पर जरूर है, क्योंकि केंद्र से कोई उसे मदद नहीं मिल रही है और कोई न लीज मिल रहा है, और सरकार को आरोप लगा रही है कि उसकी रॉयल्टी और उसके GST के पैसे भी नहीं आ रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये तो जांच का विषय हो सकता है। और इन तमाम अभावों के बीच में सरकार की एक मजबूरी हो गई है कि वो थोड़ा बैकफुट पर है। आप देखिए कि कभी भी खुल करके वक्फ के विरोध में पार्टी नहीं बोल रही है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही, हेमंत कुछ नहीं बोल रहे हैं। सदन में बीजेपी को कभी भी सरकार को उस ढंग से नहीं घेरा जैसे प्रखर विपक्ष और आक्रोशित होकर के सरकार को घेरता है सदन, वैसा कुछ नहीं किया। निर्दलीय लोग भले ही उतना बोले। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन कभी भी मोदी और शाह के खिलाफ मुखर होकर के नहीं बोल रहे। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं छीनी छीनी सी एक लकीर जो दिख रही है कि आने वाले समय में कहीं यहाँ भी डबल इंजन की सरकार ना हो जाए। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूर्व में अर्जुन मुंडा और हेमंत सरकार की एक जुगलबंदी बनी थी और सरकार चली भी थी। लेकिन वैसे में सोचना पड़ेगा उन लोगों को जो संविधान की दुहाई देते हैं, पॉकेट में लाल डायरी लेकर घूमते हैं, कि उनकी पार्टी का क्या होगा और उनका हश्र क्या होगा। क्योंकि अगर सरकार यहाँ चलानी है तो आपको आर्थिक रूप से सबल होना पड़ेगा, विकास कार्यों में आगे अग्रसर बढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए केंद्र की सहभागिता, केंद्र की आपकी मदद जरूरी है, क्योंकि केंद्र को भी यहाँ अपना फायदा दिख रहा है। यहाँ पर केंद्र अगर चाहे तो यहाँ पर बहुत जगह यूरेनियम,
कैल्शियम और अन्य जगह जो खादान है उनका वो नीलामी कर सकती है, अपने लोगों को पट्टा दिलवा सकती है, उसके इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, जो भारत सरकार को भी फायदा होगा और राज्य सरकार को भी फायदा होगा। ये दोनों चीजें आपस में जुगलबंदी से ही चलेंगी और मुझे लग रहा है कि संभावना है कि आने वाले कुछ महीनों के बाद ऐसी परिदृश्य देखने को मिल सकता है झारखंड में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।